सो हेलो गाइस, तो इस वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में जनवरी महीने के तीसरे वाले हफ्ते का ये हमारा पहला वाला पार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए, अभी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा इत्तिरा डेविस। और ये किन की जगह लेंगे? नितिन चुग का ये स्थान लेंगे। देखो, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बेंगलुरु में और इसके संस्थापक है समित घोष। स्थापना होती है 2017 में। बाकी प्रदीप कुमार पांजा ये कर्नाटक बैंक के अध्यक्ष बने थे। बलदेव प्रकाश जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी सीईओ बने थे और हितेंद्र दवे एचएसबीसी इंडिया के सीईओ बने थे। तो इस प्रश्न से सिंपल सा वन लाइनर प्रश्न है, याद क्या रखना है? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ बन गए इत्तिरा डेविस। बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताना है अभी निकारागुआ देश के राष्ट्रपति कौन बन गए? डैनियल ऑर्टेगा। तो अभी तक यही थे इस देश के राष्ट्रपति और अभी एक बार फिर से इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। तो आप कहोगे ये उनका राष्ट्रपति के रूप में 5वां कार्यकाल है और लगातार चौथा कार्यकाल है। निकारागुआ की कैपिटल है मानागुआ और यहां की करेंसी होती है कॉर्डेबा। बाकी नजला बोदेन ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। मैग्डेलेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। डेम सेंड्रा मैसन बारबाडोस की पहली प्रेसिडेंट ये बनी है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, भारत का पहला हेली हब ये किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा गुरुग्राम में। तो हरियाणा के जो डेप्यूटी मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, अभी उन्होंने घोषणा की है कि गुरुग्राम को सभी विमानन सुविधाओं के साथ भारत का पहला हेली हब मिलेगा। तो हेली हब ये भारत में अपनी तरह का पहला ऐसा होगा जिसमें हेलीकॉप्टरों के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं होंगी। और गुरुग्राम में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा किसका? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और भारत का पहला ग्रेन एटीएम ये भी कहां पे स्थापित किया गया? गुरुग्राम में ही। अच्छा बताओ, भारत का पहला जेंडर पार्क कहां पे बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा केरल में। और भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क ये भी आपको मिलेगा केरल में। और भारत का पहला एथेनॉल प्लांट की स्थापना ये कहां पे की जाएगी? छत्तीसगढ़ में। देश का पहला चंदन संग्रहालय कहां पे बना? कर्नाटक में। देश का पहला टायर पार्क कहां पे बन रहा है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। देश का पहला सैंड ड्यून पार्क कहां पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा गोवा में। और पूर्वोत्तर भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट अदरक प्रसंस्करण प्लांट ये स्थापित किया गया मेघालय में। और अगर पूछे पूर्वोत्तर भारत का पहला गाय अस्पताल कहां पे बना? असम में, असम के डिब्रूगढ़ में। तो ये आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है प्रश्न? कि अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? तो आंसर होगा माया एंजेलो। माया एंजेलो ये पहली अश्वेत महिला है जिनका फोटो अमेरिकी सिक्के पर लगाया गया है। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में कि इनका फोटो किस पक्षी के साथ लगाया गया है, तो आंसर होगा बाज। और सिक्के की दूसरी साइड में अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन का फोटो है, यह भी ध्यान रखना। माया एंजेलो की बात करेंगे तो ये एक साहित्यकार थी और अब ये अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है। एक नाम और याद रखो, शेली राइड, ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला है। तो इनका भी फोटो सिक्के के ऊपर लगाया गया है। अच्छा, कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, बताना आप। बताओ, पहले अश्वेत अमेरिकी विदेश मंत्री कौन थे जिनका भी निधन हो गया, इसलिए इनका नाम न्यूज में है? तो आंसर होगा कॉलिन पावेल। और पूछे अमेरिका की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? कमला हैरिस है। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अश्वेत महिला कौन थी? तो इनका नाम है सराय खुमेलो, ये साउथ अफ्रीका की थी। अच्छा, ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता का भी निधन हो गया था, उनका नाम क्या है? सिडनी पॉइटियर, ये यूएसए के ही थे, ध्यान रखना ये। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछ के जा रहा हूं, बताओ अभी किस टेनिस प्लेयर के सम्मान में स्विट्जरलैंड सरकार ने एक सिक्का लॉन्च किया था? उनका फोटो है उस सिक्के पे, उसका नाम बताना है, मतलब उनका नाम बताना है, उस टेनिस प्लेयर का नाम बताना है। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा किस कछुए को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव घोषित किया गया? तो आंसर होगा जोनाथन को। जोनाथन नाम के इस कछुए की उम्र कितनी है पता है? 190 साल है। और इस प्रकार ये पृथ्वी का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव बन गया है। कहां पे मिला ये? एक्चुअली में इसका जन्म तो हुआ था 1832 में हिंद महासागर में। वर्तमान में ये कहां पर है? सेंट हेलेना द्वीप पर है और ये द्वीप आपको मिलेगा अटलांटिक महासागर में। तो ये नाम आपको याद रखना है, जोनाथन। और कछुए से 2 प्रश्न मैंने आपको और याद करवाए थे डेली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में। अभी मैं आपसे पूछूंगा, आपको आंसर करना है।
विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? और कछुआ संरक्षण में किसने बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार जीता था? तो याद रखना, विश्व कछुआ दिवस तो हमने 23 मई को मनाया, और कछुआ संरक्षण में पूछा जाए बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार किसने जीता था? तो शैलेंद्र सिंह ने। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था भारत के सबसे पुराने भालू का वन विहार राष्ट्र उद्यान में निधन हो गया, उसका नाम क्या था? गुलाबो। उसके अलावा उड़ीसा में ही नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, जहां देश की पहली इकलौती बनमानुष थी, उसका भी निधन हो गया, उसका नाम था बिन्नी। और बिन्नी से ही मैंने याद करवाया था बन्नी। भारत की पहली टेस्ट ट्यूब भैंस का नाम है बन्नी, और अभी उसने एक बछड़े को भी जन्म दिया था, कहां पे? गुजरात में। और एनिमल से रिलेटेड 3 डे आपको याद रखने हैं। विश्व पशु दिवस यानी कि वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को होता है, और विश्व कृषि पशु दिवस यानी कि वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल्स ये होता है 2 अक्टूबर को, जबकि विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस ये होता है 24 अप्रैल को। और भारत का पहला सरकार संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क कहां पे स्थापित किया गया? आंध्र प्रदेश में। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन सा बनेगा? तो आंसर होगा कुंभलांगी गांव। तो कुंभलांगी ये देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है। ये कहां पर है? ये केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित है, और ये एर्नाकुलम क्षेत्र में लागू की जा रही अवलकाई अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत 18 साल या उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं को मेंस्ट्रुअल कप बांटे जा रहे हैं। और आपको बता दूं, केरल की जो राज्यपाल है उन्होंने इस कुंभलंगी गांव को एक आदर्श गांव भी घोषित किया है। और देखो, गांव से आपको याद आएगा, पहला बालिका पंचायत ये शुरू हुई थी गुजरात के कुनरिया गांव में। अभी ODF प्लस गांव के मामले में टॉप पे कौन सा राज्य रहा था, मतलब जहां पे सबसे ज्यादा ODF प्लस गांव है? तो आंसर होगा तेलंगाना। और 100% टीकाकरण वाला यानी कि दोनों डोज लगाने वाला पहला गांव कौन सा बना? जम्मू कश्मीर का वयान गांव। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक सूचना दे दूं कि आप जो भी वीडियो देखते होंगे, डेली करंट अफेयर्स वाला, वीकली वाला या मंथली वाला, आपको पता है उनकी क्विज और उनकी PDF आपको अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिल जाती है। लेकिन अब से आप टॉपिक वाइज क्विज भी वहां पे सॉल्व कर पाओगे। टॉपिक वाइज मतलब जैसे कि अपॉइंटमेंट्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, ऑबिचरी सेक्शन हो गया, जैसे कि निधन वाले प्रश्न बन गए, या भारत में जो भी या दुनिया में जो भी पहली बार हुआ, जो भी पहली बार महिलाएं चर्चा में रही, स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चंस हो गए। मतलब इस तरह से कैटेगराइज कर दिया हमने टॉपिक वाइज करके, और उन पे क्विज बना दिए। किसी भी एक टॉपिक को खोलोगे तो उसी से संबंधित आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो भी करंट अफेयर्स में रहे थे। उसके अलावा स्टेट वाइज भी हमने स्टार्ट किया है, लेकिन अभी उसमें इतने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि 2022 से ही हमने स्टेट वाइज बनाना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन एक्यूमुलेट होते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे, आपको वहां पे मिलते जाएंगे। मतलब आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि महीना पूरा होगा उसके बाद आपको क्विज मिलेगी। जैसे कि 5 दिन हो गए, 5 दिन में जितने भी क्वेश्चन बने हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मान लीजिए अपॉइंटमेंट के 4 क्वेश्चन मिले तो 4 आपको मिल जाएंगे, अवार्ड्स के 6 क्वेश्चन मिल गए तो 6 आपको वहां मिल जाएंगे। तो अपनी आप क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अपडेट रखना, अपडेट नहीं किया तो अपडेट कर लेना ताकि कोई दिक्कत ना आए। और क्विज लगाते रहना, डेली बेसिस पे क्विज लगाते रहो, चेक करते रहो हर सेक्शन को। मुश्किल से 2 सेकंड लगते हैं किसी भी सेक्शन को ओपन करने में। देख लो कोई नया क्वेश्चन ऐड हुआ है तो उस बहाने जो पुराने वाले क्वेश्चन है वो भी आपके रिवाइज हो जाएंगे, रिकॉल हो जाएंगे। बहुत अच्छा तरीका है। मान लो आज एक अपॉइंटमेंट का या एक अवार्ड का कोई भी आपने एक सेक्शन खोल लिया, मान लो अवार्ड वाला सेक्शन खोल लिया, उसमें एक नया क्वेश्चन ऐड हुआ है। अब उस नए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको पुराने वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, वो नुकसान नहीं है, वो रिवीजन हो रहा है आपका। आप सोच रहे हो आप तो उस एक ही क्वेश्चन को कर रहे हो, लेकिन आप उन पीछे वालों का रिवीजन भी कर रहे हो। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बस रेगुलरिटी अपनी बनाए रखना और क्विज सॉल्व करते रहना। जिस तरह से सुबह नहीं होता, मॉर्निंग में उठते ब्रश करना होता है, नहाना होता है, ये आपकी आदत में आ चुका है। चाहे आपका मन करे ना करे, अपने आप सुबह उठते हो, बाथरूम में पहुंच जाते हो, ब्रश हाथ में आ जाता है। तो बस ऐसी आदत डाल लो जब तक कि आप कोई एग्जाम क्रैक न कर लेते, कि डेली आपको क्विज सॉल्व करनी है तो करनी है। और प्लीज अगर मेहनत अच्छी लगती है, वीडियोस अच्छे लगते हैं, क्विज वगैरह अच्छी लगती है, कुछ भी इनमें से कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज हमें सपोर्ट जरूर करें। सपोर्ट से कोई पैसे नहीं मांग रहे हम, बस वीडियोस को शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि इतनी मेहनत लगती है तो कम से कम हमें भी देख के अच्छा लगे कि हाँ कम से कम व्यूज तो आ रहे हैं, लोग जुड़ तो रहे हैं। और लाइक जरूर करना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट जिसका नाम है किस्सा खाकी का, इसको लॉन्च किया? तो आंसर होगा दिल्ली। तो दिल्ली पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट अभी लॉन्च किया। किस नाम से? किस्सा खाकी का। इसका उद्देश्य है अपराध,
जांच, दिल और मानवता की अनसुनी कहानियों के माध्यम से जनता के साथ संपर्क स्थापित करना। और पॉडकास्ट का पहला एपिसोड है किस्सा खाकी का। इसे अभी 16 जनवरी को दिल्ली पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल पर प्रसारित किया गया था। और इस पॉडकास्ट को जानी मानी मीडिया शिक्षिका है वर्तिका नंदा ये सुना रही है। अच्छा, दिल्ली पुलिस आयुक्त कौन है? राकेश अस्थाना है, जिन्होंने ही अभी दिसंबर 2021 में, आपको याद होगा, एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति को लॉन्च किया था। अच्छा बताओ, अभी आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 जारी हुआ था, उसमें टॉप पे किस राज्य की पुलिस थी? आंध्र प्रदेश। और अभी गृह मंत्रालय ने दिल्ली के सदर बाजार पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा भी दिया था। और अभी किस राज्य की सरकार ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन लॉन्च किया था? तो उड़ीसा सरकार ने। और चलो आप ही के लिए होगा ये प्रश्न कि असम पुलिस की पहली महिला महानिदेशक इंस्पेक्टर जनरल कौन बनी है? बताओ, हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज ये कहां पे प्रदर्शित किया गया? आंसर होगा जैसलमेर में। तो अभी 15 जनवरी को आपको बताया सेना दिवस मनाया, उसी मौके पर राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगे वाला जो स्थान है वहां पर खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया। लोंगे वाला ये भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 की ऐतिहासिक लड़ाई का केंद्र चरण था। झंडे की बात करेंगे, ये कितना बड़ा है? तो लंबाई में ये 225 फीट लंबा है, चौड़ाई में ये 150 फीट चौड़ा है, वजन है इसका 1400 किलोग्राम। बनाया किसने? केवीआईसी ने, खादी व ग्रामोद्योग आयोग ने, जिसके अध्यक्ष कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। अच्छा बताओ, अभी हमारे रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बन गए? उनका नाम इनके नाम से मिलता जुलता है, तो ये दोनों नाम आपको साथ में याद रहेंगे, ऐसे याद करोगे तो। अभी हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, AISCD इसका मतलब हो गया द ऑल इंडिया स्पोर्ट्स ऑफ द डेफ, यानी कि बधिरों की अखिल भारतीय खेल परिषद। ये किस राज्य में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 का आयोजन करेगी? तो आंसर होगा केरल में। और कब होगा ये? जनवरी 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा केरल में। केरल में कहां पे? केरल के तिरुअनंतपुरम में। और ये अपनी तरह का पहला टूर्नामेंट है। एक्चुअली में ये पहले 2022 में होना था, फिर कोरोना के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया, अब ये 2023 में होगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए, अभी दिसंबर 2021 की बात है, राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट को किसने जीता था? आंध्र प्रदेश ने जीता था, कर्नाटक को हरा करके। और ये हुआ था नई दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में। और 2023 में आपके जो आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप होंगे वो कहां पे होंगे? भारत में होंगे। अच्छा, अभी विश्व की पहली टेस्ट चैंपियनशिप को किसने जीता था? न्यूजीलैंड ने। और अभी विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का संस्करण किसने जीता था? हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हरा के। और विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 को जीता था मुंबई ने उत्तर प्रदेश को हरा करके। जबकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता तमिलनाडु ने कर्नाटक को हरा के। बढ़ते आगे। अब आपको बताना है अभी किसने योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो आंसर होगा लक्ष्य सेन ने। तो भारतीय बैडमिंटन प्लेयर है लक्ष्य सेन, और इन्होंने योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2022 में मेन सिंगल टाइटल जीत करके अपना पहला सुपर 500 खिताब हासिल कर लिया है। इसमें इन्होंने सिंगापुर के वर्ल्ड चैंपियन लोह कीन यू को हराया है। ये योनेक्स इंडिया ओपन एक वार्षिक बैडमिंटन प्रतियोगिता है जो 2008 से भारत में आयोजित की जा रही है। बाकी देखो, किदाम्बी श्रीकांत, मैंने आपको बताया BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। नंदू नाटेकर इंपॉर्टेंट नाम है। 1956 की बात है जब अंतरराष्ट्रीय खिताब जीतने वाले ये पहले भारतीय बने थे। महान भारतीय बैडमिंटन प्लेयर नंदू नाटेकर, लेकिन अभी इनका निधन हो गया। और PV सिंधु का नाम जानते हो ना, भारतीय शटलर हैं ये, और टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रोंज जीता ही था, मैंने आपको बताया। उसके अलावा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में भी इनको नियुक्त किया गया था। और अगर आपसे पूछे कि 2022 में दुनिया की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर कौन बन गई? तस्नीम मीर बन गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, देखना प्रश्न छपेगा ये एग्जाम में। ये गुजरात से है। बाकी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर आपको याद ही हो गया होगा अब तो, कुआलालंपुर मलेशिया में। चलो अब मैं 2 प्रश्न आपसे नए वाले पूछूंगा। बहुत कर लिया रिपीटेशन, अब कुछ नया हो जाए। उबेर कप और थॉमस कप, इनका संबंध किस खेल से है? हाँ, इतने तो वैसे आप चालाक हो ही सही, बता ही दोगे। बैडमिंटन वाले में पूछ रहा हो तो इसका आंसर बैडमिंटन तो होगा। चलो बताओ, उबेर कप को किसने जीता था और थॉमस कप को किसने जीता था? ये प्रश्न रहेगा अब आपके लिए। हम बढ़ते हैं आगे।
अच्छा बताओ, अभी हाल ही में महिला एशिया कप में किसे भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया? तो आंसर होगा सविता पूनिया को। तो गोलकीपर है वैसे तो ये सविता पूनिया, और ओमान की कैपिटल जो मस्कट है वहां पे होने वाली है महिला एशिया कप, जहां पे भारतीय टीम का ये नेतृत्व करेगी। इनको कप्तान बना दिया गया क्योंकि आप जानते हो वैसे तो हमारी भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? रानी रामपाल है, लेकिन उन्हें चोट लग गई है। उसी कारण से उनकी जगह ली है इन्होंने, जो इस टूर्नामेंट में हमारी टीम का नेतृत्व करेंगी। और ये टूर्नामेंट कब से कब तक चल रहा है? 21 से 28 जनवरी तक। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप इसको किसने जीता, किसको हरा करके? तो उत्तर प्रदेश ने जीता, चंडीगढ़ को हरा करके। और जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था आपके उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में, उसको जीता था अर्जेंटीना ने जर्मनी को हरा करके। और जर्मनी को ही हरा करके हमने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रोंज मेडल जीता था हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस बैंक को ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया? तो आंसर होगा एचडीएफसी बैंक को। तो अब याद रखना, एचडीएफसी बैंक को ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में बेस्ट प्राइवेट बैंक के रूप में नामित किया गया है। एचडीएफसी बैंक स्थापना होती है 1994 में, मुंबई में हेडक्वार्टर मिलेगा। एमडी सीईओ शशिधर जगदीशन है और इसके अध्यक्ष हैं अतनुज चक्रवर्ती। अभी आपको याद होगा एचडीएफसी बैंक को ही मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस 2021 के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री अवार्ड भी मिला था। फेडरल बैंक की बात करेंगे तो महिला मित्र प्लस नाम से एक बचत योजना इन्होंने शुरू की थी। कर्नाटक बैंक को अभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने 2 डिजिधन पुरस्कार भी दिए थे। और आईसीआईसीआई बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज को लॉन्च किया था, इस कारण से ये न्यूज में थे। याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी भारत में सबसे पसंदीदा यूपीआई लाभार्थी बैंक कौन सा बन गया? यूपीआई मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो आंसर होगा इसका पेटीएम पेमेंट बैंक। तो अभी पेटीएम पेमेंट बैंक भारत में सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला यूपीआई लाभार्थी बैंक बन गया है। ये एक महीने में 926 मिलियन से ज्यादा यूपीआई लेन देन करने वाला देश का पहला लाभार्थी बैंक बन गया है। दूसरे नंबर पे एसबीआई है। देखो, पेटीएम पेमेंट बैंक की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नोएडा यूपी में। एमडी सीईओ सतीश कुमार गुप्ता है और अध्यक्ष आप जानते ही हो विजय शेखर शर्मा है। अभी आपको याद होगा पेटीएम पेमेंट बैंक को आरबीआई ने शेड्यूल्ड बैंक यानी कि अनुसूचित बैंक का दर्जा भी दिया था। और अभी पेटीएम पेमेंट बैंक ने ही कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा भी शुरू की थी। बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा, अभी इसने ब्रांड एंडोर्सर बनाया शेफाली वर्मा को। एक्सिस बैंक की बात करो तो भारत में पॉइंट ऑफ सेल मशीन स्थापित करने के मामले में दूसरा सबसे बड़ा बैंक बना ये। और कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो देश भर में माइक्रो एटीएम शुरू करेगा ये। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किस बैंक ने बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग भुगतान के लिए मिंका सुपे के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक। तो उपयोगकर्ता का नाम, पासवर्ड और ओटीपी की आवश्यकता के बिना फिंगरप्रिंट या फेस आईडी का उपयोग करके मर्चेंट एप्लीकेशन में बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग भुगतान के लिए अभी एक्सिस बैंक ने मिंका सुपे के साथ समझौता किया है। एक्सिस बैंक, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। एमडी सीईओ अमिताभ चौधरी हैं, अध्यक्ष हैं राकेश मखीजा और टैगलाइन होती है बढ़ती का नाम जिंदगी। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया भी है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन स्थापित करने वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बना है ये। फेडरल बैंक की बात करेंगे तो महिला मित्र प्लस नाम से एक बचत योजना शुरू की थी इसने। साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता इसने। इंडसइंड बैंक की बात करेंगे तो ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट इसने शुरू किया था। ध्यान रखना ये। और देखिए, ऑप्शन आपको लगेगा कि ये तो भी हमने पढ़ाई था, तो अपने करंट अफेयर्स की यही खास बात होती है कि हम इतनी बार रिवीजन कर लेंगे कि वीडियो में आपको काफी चीजें लर्न हो जाएगी। और रिवीजन से डरा मत करो, रिवीजन जितना हो ना उतना अच्छा है। मैं नहीं कराऊंगा तो आपको खुद को तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। आपके सफल होने के पीछे रिवीजन का ही सबसे बड़ा हाथ है। अब वो रिवीजन चाहे मैं कराऊं चाहे आप खुद करो, करना तो पड़ेगा। तो जितना बार रिपीटेशन होता है या सेम चीजें बार बार रिपीट कर देता हूं तो उससे घबराना मत। अगर पहली बार वीडियोस देख रहे होंगे, मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो काफी टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए, उनको तो पता ही है। इसके लिए तो हमने एक कंप्लीट रिवीजन सीरीज ही चला रखी है, आपको पता है मॉर्निंग में वीडियो अपलोड होता है उसका। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। अब बताइए,
अभी सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस यानी कि आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 जनवरी को। हर साल 14 जनवरी को ही मनाते हैं। तो एक्चुअली में इस दिन को हमारे राष्ट्र की सेवा में हमारे दिग्गजों की निस्वार्थ भक्ति और बलिदान के सम्मान में इस दिन को मनाया जाता है। और इसे 14 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 जनवरी 1953 को हमारे पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा रिटायर्ड हुए थे, इसीलिए। तो एक लाइन में याद रखोगे, आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में भारतीय सेना दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 जनवरी को। तो इस बार हमने कौन से नंबर का? 74th नंबर का सेना दिवस मनाया। और ये दिन लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा के भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभालने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने 1949 में ब्रिटेन के जनरल फ्रांसिस बूचर को रिप्लेस किया था, जो कि भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे। वैसे अगर आपसे पूछे हमारे वर्तमान में आर्मी चीफ कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे हैं। और आर्मी डे हो गया 15 जनवरी। उसी तरह से एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। और एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। और नेवल चीफ है R हरि कुमार, और नेवल डे मनाया जाता है नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। ये ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, गणतंत्र दिवस समारोह अब से हर साल कब से मनाया जाएगा? 23 जनवरी से। तो गणतंत्र दिवस समारोह अब से याद रखना, हर साल 24 की जगह हम 23 जनवरी से मनाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है। तो गणतंत्र दिवस समारोह में उनकी जयंती को शामिल करने के लिए ऐसा किया जाएगा। और वैसे आप जानते हो 23 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसी तरह आपको याद होगा सरकार ने 14 अगस्त को, यानी कि हमारे स्वतंत्रता के एक दिन पहले 14 अगस्त को विभाजन की भयावहता की स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। अब 2 प्रश्नों का जवाब आप लोग दोगे। वीर बाल दिवस कब मनाएंगे? और महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाएगा? बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 जनवरी को। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है कि अब से 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने स्टार्टअप को नए भारत की रीढ़ और स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक देश के आर्थिक विकास को गति देने वाला इंजन बताया है। उन्होंने ये भी बताया कि वर्तमान दशक को भारत का टेकेड कहा जा रहा है। अच्छा, स्टार्टअप से एक योजना आपको याद आएगी, स्टार्टअप योजना, जो कि शुरू हुई थी 16 जनवरी 2016 को। अभी अगर पूछा जाए देश में पहली बार स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह यानी कि इनोवेशन वीक, ये इसका आयोजन कब किया गया? 10 से लेकर 16 जनवरी तक। याद रखना क्योंकि ये देश में पहली बार हुआ। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था, बता सकते हो? समृद्ध पोर्टल। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए, अभी मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा शाइलिन फोर्ड ने। तो अमेरिका की शाइलिन फोर्ड है ये जिन्होंने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत लिया है। अच्छा, यहां से एक और अच्छा प्रश्न बनता है। नवदीप कौर, पूछा जाए मिसेज वर्ल्ड 2022 में बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड किसने जीता? तो आंसर होगा नवदीप कौर ने। इन्होंने कुंडलिनी चक्र ड्रेस के लिए ये मिसेज वर्ल्ड 2022 में बेस्ट ड्रेस कॉस्ट्यूम टाइटल जीता है। ये उड़ीसा के राउरकेला की रहने वाली है। अच्छा, बाकी अभी 70वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता था? हरनाथ कौर संधू ने जीता था। बाकी श्रुति सितारा मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। और मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब जीता था रश्मि माधुरी ने। मिसेज वर्ल्ड वाइड क्वीन का खिताब जीता था पूजा बदलानी ने। और मिस इंडिया USA 2021 का खिताब जीता था वेदेही डोंगरे ने। अच्छा, मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता था? निकिता सोकल ने। तो ये नाम भी ध्यान रखना। पढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड सम्मान मिला? तो आंसर होगा वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान है ये क्लाइव लॉयड, जिनको क्रिकेट के खेल के प्रति उनकी सेवाओं के लिए प्रिंस विलियम ने नाइटहुड सम्मान देकर के सम्मानित किया। और इसी के साथ इंग्लैंड के विश्व कप विजेता कप्तान इयॉन मॉर्गन को क्रिकेट के खेल के प्रति उनकी सेवाओं के लिए प्रिंस विलियम के द्वारा CBE यानी कि कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। और आप भी जानते हो, आप कुछ दिन पहले ही हमारे एक फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं जिनको भी ये नाइटहुड सम्मान मिला था,
उनका नाम है लुइस हैमिल्टन, वो ब्रिटेन से है। और किस कार कंपनी के ड्राइवर है? तो मर्सिडीज के। और मैंने आपको एक प्रश्न इसी के साथ बताया था कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो एक्चुअली में उन्हें ये उपाधि मिली थी 1915 में। फिर आप जानते हैं उसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और उसी के विरोध में नाइटहुड की उपाधि को उन्होंने त्याग दिया था। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी 2 दिवसीय कचाई लेमन फेस्टिवल का 18वां संस्करण कहां पे आयोजित किया गया? तो आंसर होगा मणिपुर में। मणिपुर के उखरूज जिले में एक कचाई गांव है, वहीं पे इसका आयोजन किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? इस अनोखे प्रकार के नींबू फल को बढ़ावा देना और नींबू किसानों को प्रोत्साहित करना। और ये जो कचाई नींबू है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है यहाँ पे। अच्छा, एक साइंस का प्रश्न बनता है यहाँ पे, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन सी में। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। और ज्यादातर खट्टे पदार्थों में आपको ये विटामिन मिलेगा, जैसे कि नींबू, आंवले वगैरह। देखो, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है, मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और गवर्नर हैं एल गणेशन। और यहीं पे ही संगई फेस्टिवल भी मनाया जाता है, लाई हरोबा फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है। अभी यहाँ पे नट संकीर्तन उत्सव भी मनाया गया था, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, कौन सा देश भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें खरीदेगा? तो आंसर होगा फिलीपींस। तो फिलीपींस अपनी नौसेना के लिए ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सिस्टम की खरीद का ऑर्डर देने वाला पहला विदेशी बैंक बन गया है। तो इस समझौते से भारत की रक्षा निर्यात प्रणाली को भी बढ़ावा मिलेगा। और कितने का सौदा हुआ ये? तो $375 मिलियन का। देखो, फिलीपींस की हम बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। आप जानते ही हो, रशिया और भारत ने मिलकर के इसको बनाया है। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक मतलब हो गया इसकी जो स्पीड है, साउंड की स्पीड से ज्यादा है। क्रूज मतलब हो गया फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, दागो और भूल जाओ मिसाइल है। बाकी फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। यहीं पे आपको हेडक्वार्टर मिलेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक का। उसके अलावा अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ये भी यहीं पर मिलेगा आपको मनीला में। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपको मिलेगा कटक, उड़ीसा में। और चावल से आपको याद आएगा, गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी देने वाला पहला देश यही है, फिलीपींस। और अभी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, फिलीपींस ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने के लिए कानून भी लागू किया है। और बताओ, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को, जो कि मनीला फिलीपींस में दिया जाता है। और आपसे पूछा जाए कि 2021 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? 2 जनों को मिला था, जिसमें से एक फिलीपींस की ही है, नाम है मारिया रेसा। और दूसरे हैं दमित्री मुरातोव, जो कि रशिया से हैं। अब 2 प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा। एक तो ये बताओ, अभी ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी सीईओ कौन बने? और दूसरा प्रश्न ये बताओ, अभी हमने किस युद्धपोत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया था? ये 2 प्रश्न हो गए आपके लिए। हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद के नाम को बदलकर क्या कर दिया? तो आंसर होगा ट्रेन मैनेजर। तो मतलब अब ट्रेन गार्ड को ट्रेन मैनेजर के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा असिस्टेंट गार्ड को तो असिस्टेंट पैसेंजर ट्रेन मैनेजर कहा जाएगा और गुड्स गार्ड को गुड्स ट्रेन मैनेजर के नाम से जाना जाएगा। और रेलवे ने ही काफी सारे नामों में बदलाव किए, जैसे कि मध्य प्रदेश का जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया। और याद रखना, भारतीय रेलवे हबीबगंज के बाद देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाएगा, राजस्थान के गांधीनगर रेलवे स्टेशन को। वर्ल्ड क्लास का मतलब हो गया यहाँ पे एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं आपको मिलेंगी। अभी रेलवे ने ही अभी मध्य प्रदेश के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके तात्या मामा रेलवे स्टेशन किया गया था। राजस्थान के जोधपुर में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर रेलवे स्टेशन किया गया। मध्य प्रदेश में भोपाल मेट्रो का नाम बदल करके भोज मेट्रो किया गया। हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस किया गया। कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरुद्र स्वामी जी के नाम पर रखा गया। हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया। तो ये कुछ लेटेस्ट आपके रेलवे से रिलेटेड नाम चेंज हुए, इनको याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में कौन टॉप पर रही? तो आंसर होगा नाओमी ओसाका। तो अभी हाल ही में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की गई और इसमें 4 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन जापान की नाओमी ओसाका टॉप पर रही है। और इस लिस्ट में आपको भारत की शटलर बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु भी मिलेगी, जो इस लिस्ट में कौन से स्थान पर है? 7वें नंबर पर है। 2021 में
नाओमी ओसाका ने पूछा जाए कि कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता था, चलो ये प्रश्न आप ही के लिए बनेगा। बताओ, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो नाओमी ओसाका जो कि जापान की टेनिस प्लेयर है, कौन सा वाला ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता था, बताइए। हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किस राज्य के राज्यपाल ने कोवा CHD एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा पंजाब। तो अभी पंजाब के जो राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित, उन्होंने लोगों को कोविड संबंधी हर प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए कोवा CHD नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो ये एक कोरोना वायरस अलर्ट एप्लीकेशन है। तो ये लोगों को देखभाल उपायों संबंधी जानकारी सहित सरकार के द्वारा कोविड-19 संबंधी सुझाए गए परामर्श भी देगा। देखो, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ हो गई, और चंडीगढ़ में आपको पता है देश का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफिकेशन टावर भी लगाया गया था। उसके अलावा चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट भी मिला था, और ऐसा होने वाला ये 5वां रेलवे स्टेशन बना था। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। और आपको पता है पंजाब के मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बलवीर सिंह सीनियर के नाम पे भी कर दिया गया, तो ये भी ध्यान रखना। अच्छा बताइए, द सिटीजन नामक संविधान साक्षरता अभियान किस जिले में आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर होगा कोल्लम। तो केरल के कोल्लम जिले में अपनी तरह का पहला संविधान साक्षरता अभियान है ये द सिटीजन, ये आयोजित किया जा रहा है। तो कोल्लम जिला पंचायत, जिला योजना समिति और केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान, ये तीनों आपस में मिलकर के भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों पर 7 लाख से ज्यादा परिवारों को शिक्षित करेंगे। और इस पहल का उद्देश्य क्या है? 14 अगस्त की आधी रात को कोल्लम को पूरी तरह से संविधान साक्षर जिला घोषित करना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, सड़क परिवहन मंत्री हमारे नितिन गडकरी जी, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर, अभी इन्होंने 8 सीटर व्हीकल के लिए कम से कम कितने एयरबैग अनिवार्य कर दिए हैं? तो आंसर होगा 6। मतलब सरकार ने कहा सुरक्षा बढ़ाने के पर्पज से ऐसा किया जा रहा है, जो व्हीकल 8 सीटर वाले हैं, 8 सीटर जो व्हीकल होते हैं उनमें कम से कम 6 एयरबैग तो लगाने ही है कंपनी को। तो बस इसमें बताने के लिए इतना सही है, ये आप ध्यान रखें। फिर बताइए, अभी किस राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा सरकार ने खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए, याद रखना, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता किया है। तो इसमें क्या होगा, राज्य के छोटे किसानों जो विशेष रूप से चक्रवातों से ग्रस्त हैं, उनको सलाह दी जाएगी ताकि उन्हें जलवायु संकट के प्रभाव के अनुकूल होने में मदद मिल सके। देखो, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? रोम, इटली में है। अच्छा बताओ, रोम ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखना, टाइबर नदी। और 2020 का नोबेल पीस प्राइज भी मिला था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ही, याद होगा आपको। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 यानी कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या थी? 71। और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 जारी किया था, उसमें बड़े राज्यों में टॉप पे था गुजरात, छोटे राज्यों में टॉप पे था गोवा, और केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज में टॉप पे था जम्मू कश्मीर। और फूड से रिलेटेड 2-3 डे मैंने आपको हमेशा बताए हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता दिवस, इंग्लिश में बोलोगे तो इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट, ये मनाया जाता है 29 सितंबर को। इसकी थीम क्या थी? स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लेनेट। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ये 7 जून को मनाया गया, जबकि वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। और 16 अक्टूबर को क्यों मनाते हैं? क्योंकि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 में, और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। चलो एक प्रश्न का उत्तर आप दो, नेशनल फूड डे कब मनाया जाता है? हम बढ़ते हैं आगे। तो गाइज, ये थे आपके जनवरी मंथ के तीसरे वाले वीक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर जरूर करना, शेयर करना मत भूलना प्लीज। आप में से हर स्टूडेंट जिसको मेरी मेहनत अच्छी लगी है, प्लीज एक बार शेयर जरूर करना। और इनकी क्विज लगा लेना, आप लोगों के लिए क्विज बना करके मैंने डाल दी आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इसकी PDF भी मिल जाएगी। थैंक यू।